Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जिनके बारे में लोगों को सवालात होते हैं। लेकिन चूँकि बहुत सारे लोगों के अंदर शर्म होती है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं। पूछना चाहते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं, बट क्वेश्चन इतनी आसानी से पूछ नहीं पाते। नेट पे सर्च करते हैं, वहाँ से प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन उनको मिल नहीं पाती है, क्योंकि वो भी एक तरह से अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तभी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, अदरवाइज़ वहाँ से भी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ लिस्ट बनाई है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है, इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो सारे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे और आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली होता क्या है, क्यों इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसको कहते हैं, हम कैसे जानेंगे कि हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली कहते हैं कि अगर आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है या इरेक्शन को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इरेक्शन या तो आप इरेक्शन को अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं या इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे इरेक्शन को अचीव करना, इरेक्शन को मेंटेन कर पाना, इससे क्या मुराद है। बेसिकली इससे मुराद ये है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाएँ, यानी कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको आप परफॉर्म कर पाएँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कर पाएँ, इतना इरेक्शन होना चाहिए आपको, इतना इरेक्शन मेंटेन कर पाएँ, आप इतनी देर मेंटेन कर पाएँ कि आप जो है सेटिस्फाई हो जाएं, आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो जाए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। बट अगर इसमें कहीं ना कहीं इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं कि आप इरेक्शन को मेंटेन अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना इरेक्शन आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं कि जिससे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर पाएँ, इतना नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कर तो पा रहे हैं लेकिन पेनेट्रेट करते ही फ़ौरन इजैकुलेशन हो जा रहा है और आपका जो इरेक्शन है वो सबसाइड हो जा रहा है। तो ये दोनों ही सूरतें आपकी जो हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आ जाएंगी। तो ये हो गया बेसिकली कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कि क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हमको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो क्या ये नॉर्मल है, क्या इसके बारे में हमें घबराने की ज़रूरत है। तो देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसा मर्ज है जो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोगों को हुआ करता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कभी कभी अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, कभी कभी अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं कि इरेक्शन नहीं हो रहा है या इरेक्शन को आप लॉन्गर टाइम तक जो है नहीं आप मेंटेन रख पा रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये टाइम टू टाइम लोगों की जो आदत है, लोगों की जो हैबिट है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो इस वजह से इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी कभी ओकेजनली ऐसा होता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, उसके लिए आप परेशान ना हो, वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है, उसके लिए किसी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको कंटिन्यूसली हो रहा है, बहुत टाइम हो गया है, डेली बेसिस पे आपको यही प्रॉब्लम्स होती हैं, जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए जाते हैं तब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता ही होता है, तब आपको परेशान होने की ज़रूरत है और आपके लिए मुनासिब है कि आप अपने नियरेस्ट जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे मशवरा करें और प्रॉपर वे में फिर इसका आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके बाद इसके कॉजेज़ क्या हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है बेसिकली, है ना। तो इसके लिए आपको जानना चाहिए कि इरेक्शन होता कैसे है। जैसे ही हम सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स का इरादा बनाते हैं, तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो हमारे जो पेनिस के जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, वहाँ उसकी तरफ वो सिग्नल पहुँचाते हैं, जिससे वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत तेज़ी के साथ होने लगता है, ब्लड जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे आप इरेक्शन को अचीव कर पाते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जब आपका इजैकुलेशन हो जाता है तो वो जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे थे वो चेक हो जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे सर्कुलेशन जो है वहाँ जो हो रहा था वो स्टॉप हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन वहाँ का आपका जो है वो सबसाइड हो जाता है। तो ये नॉर्मल फिनोमिना है, ऐसा होता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है
कि ऐसे कुछ बाहर से कुछ ऐसे फैक्टर्स और असबाब इसमें शामिल हो जाते हैं कि जिसकी वजह से ये जो मैकेनिज्म है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो इरेक्शन है वो आप या तो अचीव नहीं कर पाते हैं या फिर आप उसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं। वो क्या है, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आप जो है आपको पहुंचा सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको इन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है डायबिटीज़। अगर किसी शख्स को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो ऐसे लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता ही होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है आजकल। इसी तरीके से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस जिन लोगों में होती हैं उन लोगों में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन पाया जाता है। जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ स्मोकिंग है ना, सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, कुछ ड्रग्स हैं है ना, जो लोग यूज़ करते हैं, तो उन ड्रग के यूज़ करने की वजह से भी क्या होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, उन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ओबेसिटी हो गया है ना, लाइफस्टाइल जिन लोगों का अच्छा नहीं होता है। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि माल नरिशमेंट जिन लोगों में पाया जाता है, और मैंने इसके तहत आप लोगों को बताया था कि माल नरिशमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप भूखे मर रहे हैं, आपको खाना नसीब नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। माल नरिशमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप डाइट ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं कि जिससे आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको मिल नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आप माल नरिशमेंट कहलाएंगे, और फिर उसकी वजह से आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आएंगे। तो ये माल नरिशमेंट, अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, वो मेडिसिन आप ऐसी ले रहे हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इसी तरीके से अगर 50+ एज हो जाती है तो उन लोगों में इस तरह के इश्यूज होते हैं। इमोशनल कंसर्न होते हैं, लाइक डिप्रेशन में आप चल रहे हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है ना, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। आप कुछ इन्वेस्टिगेशन करा करके भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो पॉसिबल कॉजेज़ हैं आप उनको कंफर्म कर सकते हैं कि किस वजह से हो रहा है। कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं जिससे आपको आपके हार्मोन के बारे में हमें प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है जिस वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। अल्ट्रासोनोग्राफी आप करा सकते हैं, पेनाइल डॉपलर करा सकते हैं चेक करने के लिए कि प्रॉपर वे में ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। पेल्विक का एक्सरे आप करा सकते हैं स्ट्रक्चर को देखने के लिए कि प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कोई और इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं। क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको अगर हो गया है तो ये क्या परमानेंट रहने वाला है, ऐसा क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं है ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं। तो मॉडर्न पैथी में इसका कोई इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये इस तरह की जो डिजीज़ेज़ हैं उनको डिजीज़ेज़ का दर्जा ही नहीं दिया जाता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है इसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ज़ौफ़े बाह के नाम से हमारे यहाँ, और ये समझ लीजिए कि और भी इसे कई सारे टर्म हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिनके नाम से इरेक्टाइल डिसफंक्शन को जाना जाता है। तो प्रॉपर वे में हमारे यहाँ ये डिजीज़ है, इस डिजीज़ के तहत आप इसका ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर वे में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हासिल कर सकते हैं, और इसको जो है रिलीफ पहुँचा सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर आपको है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योर हो सकता है। कैसे आपको पता चलेगा, डायग्नोस आप कैसे कर सकते हैं कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही जैसे आपको डिफिनेशन बताया था कि इरेक्शन को या तो अचीव ही ना कर पाना या इरेक्शन जो है उसको मेंटेन न रख पाना, इनएबिलिटी टू अचीव या फिर इनएबिलिटी टू गेट एन इरेक्शन या फिर इनएबिलिटी टू मेंटेन एन इरेक्शन। अगर मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप इरेक्शन को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो ये दोनों सूरतें आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आती हैं। इसी तरीके से एक तीसरा फैक्टर भी यहाँ पर आता है कि रिड्यूस डिज़ायर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो आपका डिज़ायर है, जो ख्वाहिशात हैं, ये भी अगर आपकी कम हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं, तो तब भी ये चीज़ें आपकी जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आती हैं। तो
कॉमन ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट होता है इसका, लेकिन ऐसे ही नहीं ट्रीटमेंट कराना है आपको। इसके लिए प्रॉपर वे में जो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी है वो आप ले सकते हैं। कुछ इंजेक्शन वगैरह भी दिए जाते हैं मॉडर्न पैथी में, वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले आपका जो डायग्नोसिस है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है आप में वो किस वजह से है और इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं और इसके लिए हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन भी एडवाइस की जाती हैं कि ये कॉजेज़ और ये इसके पीछे के जो कारण है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, ये कारण हैं, ये असबाब हैं, इसी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है। तो इस कारण को रिजॉल्व करना और इसको जो असबाब हैं इन असबाब को ख़त्म करना और इन असबाब की वजह से जो आपके अंदर जो वीकनेस आई हैं, जो आपके अंदर जो परेशानियां आई हैं बॉडी में, उनको ख़त्म करना और उनको ख़त्म करने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो जो है सबसाइड होने लगता है, वो कम होने लगता है और इरेक्शन आप जो है अच्छा अचीव करने लगते हैं। तो ये बातें हो गई ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो इसके लिए मुनासिब है कि जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, ख़ासतौर से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में प्रैक्टिस करते हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, वहाँ पर आपको बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलेगा। एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रह गया हमसे, जो कि पूछते हैं लोग बार बार कि सर हमें जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, हमें पता है कि हमको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो क्या इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से हमको इनफर्टिलिटी हो जाएगी? क्या हमारे अंदर हम इनफर्टाइल हो जाएंगे? क्या हमारी जो वाइफ है वो कंसीव नहीं हो पाएंगी? ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आम तौर पे मैं आप लोगों से ये कंफर्म कर देता हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से आम तौर पे इनफर्टिलिटी नहीं होती है। इनफर्टिलिटी का जो रिलेशन है वो आपके स्पर्म प्रोडक्शन से है। स्पर्म का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर स्पर्म की मोटेलिटी सही है या नहीं है, स्पर्म काउंट कितना है आपका, है ना, नॉर्मल स्पर्म कितने हैं, एबनॉर्मल कितने हैं, मॉर्फोलॉजी कैसी है स्पर्म्स की, इन चीज़ों पर जो है आपकी इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी डिपेंड करती है। इरेक्शन से इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है इनफर्टिलिटी, बट बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जिन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो उनमें सिमिलर कॉजेज़ भी पाए जाते हैं। जिन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, जिन लोगों में जो है इम्पोर्टेंसी होती है, उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ भी पाए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ कंफर्म है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से उनमें जो है इनफर्टिलिटी नहीं होती है। लेकिन ये अलग बात है कि जिन लोगों में इनफर्टिलिटी होती है उन लोगों में ये कॉजेज़ भी मिल सकते हैं। तो ये एक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका ताल्लुक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से नहीं है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर आपको है तो आप बाप बन सकते हैं, आपकी वाइफ कंसीव हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मोस्ट जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा पूछना चाहते भी हैं लोग लेकिन नहीं पूछ पाते हैं शर्म व हया की वजह से, या फिर हमसे पूछते भी हैं बहुत। हमारे जो सोशल मीडियाज़ जो हैं, हमारे जो पेज हैं हमारे, या फिर हमारा ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर कमेंट भी आते रहते हैं और जो पेशेंट यहाँ पर विजिट करते हैं हमारे सेंटर में, वो लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूछ नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हमारा यही मकसद था कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए, ताकि आपके जहन में अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप उनके आंसर पा सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी, आप लोग जो है इससे जो है फ़ायदा उठाएँगे और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।